एक और बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 24 पर आपके सामने। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी में इस वक्त अमेरिका नजर आ रहा है। बड़ी खबर, पेंटागन में आपातकालीन बैठक जारी है। एनबीसी के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इजराइल में ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने को कहा है, क्योंकि लगातार दरअसल जो सत्ता में बैठी इस वक्त पार्टी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार जिस तरह से पार्टी नेताओं का दबाव यहां पर बन रहा है, रिपब्लिकन नेताओं का एक जो ग्रुप है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव ये बना रहा है कि खुलकर वो शामिल हों और ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दें। लेकिन क्या सीधे तौर पर अमेरिका इस अभी तक तो सपोर्ट कर रहा है, और ये सबको पता है कि फ्रॉम द डे वन इजराइल को लगातार अमेरिका की बैकिंग है, उसका सपोर्ट है, हर लिहाज से इजराइल को सपोर्ट अमेरिका करता है। लेकिन क्या सीधे तौर पर अमेरिका इस जंग में शामिल होगा? और अगर ऐसा होगा तो फिर ये बड़ा संकट एक खड़ा हो सकता है। संजीव, अगर पेंटागन में जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एक मुख्यालय है अमेरिका का, रक्षा मंत्रालय के तौर पर इसे भी देखा जा सकता है कि सारी स्ट्रैटेजी से लेकर सारे फैसले पेंटागन में होते हैं, अगर खुद ट्रंप के पार्टी नेता दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर इस बात को लेकर कि वो खुलकर जंग में उतर जाए, पहला सवाल, क्या ये मुमकिन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, कि वो सीधे तौर पर युद्ध में उतरे? क्योंकि आप कहें या ना कहें, अब तक अमेरिका खुला सपोर्ट करता रहा इजराइल को। एक तरह से वो अमेरिका का ही प्रॉक्सी है इजराइल, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में कर रहा है, या फिलहाल ईरान के सामने जो उसने फ्रंट खोला हुआ है। दूसरा, ये क्या ये मुमकिन है? और अगर ऐसा है, अगर अमेरिका इसको लेकर कोई फैसला करता है या डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला लेते हैं पार्टी नेताओं के दबाव में, तो फिर क्या दूसरी तरफ से चीन और रूस का क्या मूव होगा इसको लेकर? संजीव, देखिए, अभी कोई भी बड़े मुल्क दुनिया के इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहते हैं, और ये कल उनकी प्रतिक्रियाओं से बहुत ही जाहिर था। आज G7 की बैठक है, और G7 की बैठक के दौरान भी कुछ इस तरह की बात हो जाए कि कोई बड़ा मुल्क इस युद्ध में शामिल हो जाए, इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। पेंटागन में जो बैठक हो रही है उसकी वजह कई हो सकती हैं। एक तो जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रैटेजिक एसेट्स को जब मूव किया जाता है तो इस तरह के फैसले भी पेंटागन की बड़ी हाई पावर बैठक में ही होती है, हाई लेवल बैठक में ही होती है। दूसरा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, और बहुत से ऐसे साजो सामान होंगे मिलिट्री खास तौर पर, जिसे मूव करेगा अब यूक्रेन से मिडिल ईस्ट की तरफ अपने दोस्त इजराइल के लिए अमेरिका, और इस तरह की फैसले भी इसी तरह की बैठकों में होते हैं। रहा सवाल चीन और रूस का, तो चूंकि रूस पहले से ही अपने ही एक युद्ध में शामिल है, जाहिर है कि उसके लिए नए फ्रंट खोलना बहुत आसान नहीं है। और रहा सवाल चीन का, तो चीन लगातार मॉरली साथ देता रहा है, वो इस बात को लेकर के भी साथ देता रहा है कि अगर उसके यहाँ से अस्त्र खरीदे जाते हैं, वेपन्स खरीदे जाते हैं, तो वो बहुत ही तैयार होकर के इस तरह के वेपन्स बेचने को तैयार है। लेकिन अभी तक इतिहास साक्षी है, चीन ने एक्टिवली किसी भी देश के लिए आगे आकर के लड़ाई की हो, इस बात की संभावना बहुत ही कम है, और इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। देखिए, मसला युद्ध का है, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, उसे अपने ही दम पर लड़ाई करनी होगी, इजराइल को अपने ही दम पर लड़ाई करनी होगी। इजराइल का मामला जरा अलग हो जाता है, क्योंकि आपने जैसा कहा सटीक है कि वो प्रॉक्सी है एक तरह से अमेरिका का, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, तो उसे परोक्ष समर्थन उसका जो अमेरिका को होता है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है लोगों को। लेकिन ईरान ने जब इस युद्ध में कदम रखा है तो जाहिर है उसने अपनी ही दम पर रखा है, और ये जो भी वॉरफेयर आप देख रहे हैं, ईरान को खुद लड़ना है। हाँ, उसे मॉरल सपोर्ट अभी युद्ध के दौरान बहुत से बड़ी शक्तियों का है, लेकिन उसकी तरफ से कोई खड़ा हो जाएगा, इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। जी संजीव, बने रहेगा। लेकिन लगातार जिस तरह की अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, अब इसका दरअसल असर क्या पड़ेगा? सवाल इसको लेकर इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो फज्र रिफाइनरी है वो दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है, और अगर फज्र गैस रिफाइनरी पर हमला होता है और ईरान बहुत सी जगहों पर गैस भी सप्लाई करता है, ऑयल भी सप्लाई करता है, इसका असर अब क्या होगा?
संजीव। देखिए, ईरान और मिडल ईस्ट में इस युद्ध का असर ये होने जा रहा है कि जो सप्लाई है वो बाधित होती है, और सप्लाई चेन अगर बाधित होती है तो फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं। ये एक ऐसी सीधी सी बात है जो कि किसी भी युद्ध के साथ कही जाती है, और उसका असर दिखने लगा है। दूसरा, क्या होता है ऐसे में कि जब युद्ध कोई इलाके में चल रहा होता है तो आप चाहे वो आपका जहाजी बेड़ा हो समंदर में या फिर आसमान में उड़ता हुआ प्लेन हो, उन सबों को रीरूट करना पड़ता है और पूरे इलाके को अवॉइड करते हुए चलना पड़ता है। और इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो फ्यूल होता है उसका खर्च ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ तो खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है फ्यूल का, दूसरे फ्यूल की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि सप्लाई लाइन चोक होने लग जाती हैं। और ये एक ऐसा असर है जो कि दुनिया को सहना पड़ेगा। युद्ध लड़ेंगे इजराइल और ईरान, लेकिन जेबों पर असर आम आदमी के पड़ेगा, दुनिया के देशों पर पड़ेगा। और सप्लाई लाइन के डिलिंक होने से किस तरह की दिक्कतें आती हैं ये हमने देखा है। हालांकि ये अपने आप में एक अहम बात है आज की तारीख में भारत के लिए फायदे की, कि रूस से जिस तरह से हम लोगों ने अपने ईंधन सप्लाई की जरूरतों को पूरा किया है, उसने प्राइसेस को कंट्रोल में रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है कि अगर ये युद्ध चलता है तो फिर ईंधन की जरूरतें और ईंधन की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। अब जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से जरा इसे समझें तो सवाल ये कि दुनिया भर में नए नए खेमे बन रहे हैं, नए नए खेमों को मजबूत करने की कोशिश यहां पर संजीव नजर आ रही है। अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं या अलग अलग फ्रंट तैयार हो रहे हैं, और सबके सेंटर में इस वक्त अमेरिका नजर आ रहा है। कैसे इस सबके बीच